क्या आज और इस हफ्ते नया हाई बनेगा? क्या 16,000 के दर्शन होंगे? क्या उसके पार निकलेंगे, टिकेंगे? ये सारे सवाल हैं इस सोमवार की सुबह। जवाब है तैयार है। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से कि अब 16,000 के करीब अगर बाजार आता है तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। नया हफ्ता है, किस तरह से मार्केट पर सर का व्यू बन रहा है, इस पर भी चर्चा करते हैं। और आज तो सर ऑफ कोर्स 2 लिस्टिंग्स भी हैं, तो वहां पर भी आपका व्यू जानना है। बताएं आज के लिए अहम ट्रिगर्स क्या है सर? अमेरिकी बाजारों में भरपूर तेजी बनी है दीप, और सबसे बड़ा और अहम ट्रिगर विदेशी बाजारों से आता हुआ दिख रहा है। डाउ 237 अंकों की दौड़ लगाता हुआ आपको नजर आया है और S&P ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। भले ही नैस्डैक सपाट बंद हुआ हो, लेकिन कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन प्राइमरी बाजार से सेकेंडरी मार्केट की तरफ बढ़ने की तैयारी दो कंपनियों की, और आज है एक्शन भरपूर। डोडला डेयरी और किम्स 2 IPO आज अपनी पारी की शुरुआत करते दिखेंगे शेयर बाजार में। नेल्को आज ये है वो स्टॉक जिसके नतीजे आने वाले हैं। आज वायदा कारोबार में एकमात्र स्टॉक है, लेकिन कैश मार्केट में लंबी लिस्ट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, TN पेट्रो, ये लंबी लिस्ट है स्टॉक्स की, जहां पर अच्छे मिड कैप कंपनियों के नतीजे आज आपको दिखेंगे आते हुए। GIC हाउसिंग, ग्रेफाइट जैसी कंपनियां भी है जो आज रिजल्ट पेश करेगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग और बड़ी डील होती हुई दिखी है। API होल्डिंग्स जिन थायरोकेयर को खरीदने जा रही है, ये एक बेहद इंटरेस्टिंग डील हुई है। इसकी भी हम करेंगे विस्तार से चर्चा। तो इन सब पर करिए फोकस आज के लिए। ये हैं आपके ट्रिगर्स। जी दी बिल्कुल सर, तो ढेरों ट्रिगर्स हैं और इस हफ्ते नजर रहेगी किस तरह से मार्केट्स अपनी डायरेक्शन चूज करती हैं। फ्राइडे को तो सर हमने अच्छा एक्शन देखा, सीरीज की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर होती हुई दिखी। इस हफ्ते के लिए क्या व्यू बन रहा है? ग्लोबल क्यूज एक बार फिर से ठीक ठाक ही लग रहे हैं सर, हालांकि एशिया आज सुबह थोड़ा सुस्त जरूर है, पर इस हफ्ते के लिए बाजार पर क्या व्यू बनना चाहिए? एंड ऑफ कोर्स 16,000 की बात हो रही है, आपका क्या व्यू है वहां पर सर? संभावना पूरी है दीप कि इस हफ्ते हम 16,000 के पार निकलने की कोशिश करें। देखिए, इससे बेहतर संकेत आपको मिल नहीं सकते हैं जब ग्लोबल मार्केट्स लगातार हाइज पर हाइज बना रहे हो। भारतीय बाजारों के लिए अपने संकेत काफी बेहतर हैं। ग्लोबल मार्केट से मजबूती के संकेत आते दिख रहे हैं। कोरोना का डर लगभग खत्म होता दिख रहा है। और आप सोचिए, मैं आपको सुबह सुबह कुछ खराब चीजें बताना नहीं चाहता, याद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाइए। ले जाता हूं आपको। 3-4 हफ्ते पहले एक और बड़ा डर पैदा हुआ था हमारे दिमाग में, ब्लैक फंगस का। करेक्ट। आज भगवान की दया से ब्लैक फंगस भी कंट्रोल में, कहीं कोई इसका जिक्र नहीं हो रहा है। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात हो रही है, अलग अलग वेरिएंट की बात हो रही है। तो उम्मीद करें कि कोरोना का ये जब तब नया वेरिएंट या कुछ उसके साइड इफेक्ट्स जब भी आएंगे, उसका एक डर रहेगा, लेकिन वो बाजार की चाल को इसलिए डिस्टर्ब नहीं करेगा या उसको इसलिए बाजार का मूड नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अब ये कॉन्फिडेंस है कि कोरोना से रिलेटेड कुछ भी आए, वक्त लग सकता है 2-4-6 हफ्तों का, लेकिन उस पर हम काबू पा लेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे हम दूसरी वेव पर काबू पाकर आगे बढ़े हैं, ठीक उसी तरह से जैसे ब्लैक फंगस पर हम आगे काबू पाकर बढ़े हैं। आज फिर से खबरें आ रही कि महाराष्ट्र में प्रतिबंध कड़े हो सकते हैं, थोड़े आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन लोगों को अब ये समझ में आ रहा है, मार्केट को भी समझ में आता है, अगर जरूरत है और प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए, देश के लिए अच्छा ही है। और उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात है। और वो एक बड़ा कंफर्ट है जिसकी वजह से बाजार अभी तक अपना मन तेजी का बनाकर बैठे हैं, वो बना रहेगा। तो कोरोना को लेकर आप कंफर्टेबल हैं। खबरों के हिसाब से या नतीजों के लिहाज से अगर आप देखें तो लगभग रिजल्ट सीजन पूरा खत्म होने आया है। जो पहली तिमाही के नतीजे, माफ कीजिएगा, जो आखिरी तिमाही के नतीजे हैं, मार्च वाली तिमाही के, उनके नतीजे 30 जून तक सारे आ जाएंगे। तो बचे कुछ नतीजे भी आपके अगले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में आ जाने वाले हैं। ये खत्म हो जाएंगे और जुलाई दूसरे हफ्ते से आपको पहली तिमाही के नतीजे आने लगेंगे। तो रिजल्ट के लिहाज से बड़े नतीजे बचे नहीं है और जो मिड कैप्स के आ रहे हैं वो अच्छे ही हैं। तो उस लिहाज से एक कंफर्ट है। सिर्फ अगर आप नेगेटिव देखना चाहें, अच्छा एक और चीज जो पॉजिटिव पहले बता दूं, वो है जुलाई की सीरीज। आमतौर पर जुलाई की सीरीज अच्छे बड़े मोमेंटम के लिए मानी जाती है और पॉजिटिव मोमेंटम के लिए मानी जाती है। और इस बार भी जुलाई की शुरुआत में आपके लिए ऐसा कोई संकेत नहीं जिससे आप ये सोचें कि ये मोमेंटम बदलेगा या बिगड़ेगा। तो वो एक और अच्छा ट्रिगर है। नेगेटिव साइड पर अगर देखना चाहें तो सिर्फ एक ही है कि FIs की तरफ से बड़ा पार्टिसिपेशन है नहीं, और घरेलू फंड भले ही पिछली इस सीरीज में शुरुआती 1-8 दिन में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कितना खरीदेंगे उस पर भरोसा कम है। तो पूरी तरह से बाजार तीसरी महाशक्ति पर भरोसा है, यानी कि रिटेल का पैसा अगर बाजार में लगातार आता दिख रहा है, जो कि आएगा। और अब तक कोई ऐसा संकेत मिला नहीं जिसकी वजह से कि रिटेल इन्वेस्टर्स सब कुछ बेच बाच कर निकल जाएं।
बाजार ने जो कुछ करेक्शन दिया भी है तो पहले और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बाजार ने होल्ड किया। तो इन सारे ट्रिगर्स के बीच में आपके लिए तेजी का वातावरण बनता है, तब न सिर्फ आप लाइफ टाइम हाई बनाएंगे, 16,000 के पार भी निकल सकते हैं। और दीप, जो हमारा बुल मार्केट का टॉप कब कहां कैसे जिसकी स्टडी है, उस स्टडी पर इस वीकेंड पे हमने काफी काम किया। मैंने आपको कहा भी था कि सोमवार को मैं आपके सामने कुछ और डेटा रखूंगा, लेकिन चूंकि आज खबरों वाली स्टॉक से रिलेटेड ढेर सारी खबरें हैं, उसका विश्लेषण करना, आईपीओज हैं, प्लस हम कुछ एक और फिनिशिंग टच देना चाहते हैं कि बाजार में क्या कुछ इन लेवल्स के आसपास करेक्शन आ सकता है, आएगा तो किस कंडीशन पर आएगा, कितना आएगा, और नहीं आएगा तो क्या होगा। तो ढेर सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस हमने बनाए हैं पुराने डेटा को देखकर इस वीकेंड पर, जो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपके सामने कल सुबह रखूंगा कि किस तरह से बाजार आगे बढ़ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप सारे संकेतों के बीच में देखें तो तेजी का रुझान रहने की पूरी संभावना है। आपको याद होगा 14,500 के बाद से जब तब जो भी छोटे मोटे एक दो करेक्शन आए, हमने हमेशा आपको मजबूत रखा है कि चिंता न करें, घबराएं नहीं, डरे नहीं, तेजी का माहौल है। अब भी आ सकते हैं छोटे मोटे करेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब तक आपके लिए अहम स्टॉप लॉसेस के नीचे बाजार ट्रेड करना शुरू ना करें, बंद होना शुरू ना करें, तब तक तेजी के रुझान में बने रहें, ये ज्यादा बढ़िया है। सिर्फ और सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर आपके लिए एक ही है जुलाई की सीरीज की शुरुआत में, वो मैं ये बता दूं, और वो है ग्लोबल मार्केट्स। इस वक्त आपको कम से कम हफ्ते भर, उसके बाद हम देखेंगे, कम से कम हफ्ते भर और आपको ग्लोबल ट्रिगर्स पर ट्रेड करना है, क्योंकि अभी तक जून खत्म नहीं हुआ है। और आपको याद होगा दीप कि हमने ये कहा था कि जून का महीना पूरा हम ग्लोबल ट्रिगर्स पे चलेंगे। जितना ग्लोबल मार्केट्स लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लगातार लाइफ टाइम हाई बना रहे हैं, हम भी लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली अप्रैल और मई का महीना हमारी अपनी ताकत के नाम पर रहा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के नाम पर रहा। जून का महीना ग्लोबल मार्केट्स के नाम पर रहा। जून के महीने के बाद जब हम जुलाई में जा रहे हैं, तो जुलाई के हफ्ते में कम से कम पहला हफ्ता हम ग्लोबल मार्केट्स पर ट्रेड करेंगे, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या ट्रिगर लेना है, क्या हमें अपने नतीजों के दम पर, फ्लोज के दम पर आगे बढ़ना है, या ग्लोबल मार्केट्स के ट्रिगर ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल वही ट्रिगर्स जिनकी हमने बात की अभी भी इंटैक्ट है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो ग्लोबल मार्केट्स पर तो नजर बनी रहेगी। ओपेक की बैठक भी है इस हफ्ते, तो कच्चे तेल पर भी हमारी नजर बनी है, 2.5 साल की ऊंचाई पर है, और ढेरों और ट्रिगर्स हैं जो बाजार के एक्शन को डोमिनेट करेंगे। आज का सेटअप भी समझेंगे सर, पर क्योंकि आपने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखना जरूरी है, तो जो बड़ी डील वीकेंड पर आती हुई दिखी है उसके बारे में जरा आपकी राय जानना चाहूंगा। फार्म इजी थायरोकेयर को खरीदने वाला है, यानी कि एक ऑनलाइन फार्मेसी स्टार्टअप एक एस्टैब्लिश्ड डायग्नोस्टिक बिजनेस को खरीद रही है। कैसे देखें सर इस डील को, और आपकी क्या व्यू बन रहा है वैल्यूएशन को लेकर, डील को लेकर? आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती दिख रही है, और ये वाली इंटरेस्टिंग चीज, ये जो एक्विजिशन हुआ है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, वैल्यू मनी साहब ने बहुत छोटी सी जगह से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, उन्होंने एक बड़ी एम्पायर बनाई। मैं इसे एम्पायर कहूंगा, क्योंकि थायरोकेयर जैसी कंपनी बनाना हर किसी के बस की बात नहीं, उसके लिए बड़ा विजन चाहिए, बड़ी मेहनत चाहिए, और अगर वो इस लेवल पर आने के बाद ये अपनी स्टेक को बेचकर निकलना चाहते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं। मेरे ख्याल से एक अच्छा वैल्यूएशन उन्हें मिल रहा है। आप देखिए जिस तरह के वैल्यूएशंस पर ये डील होती दिख रही है, मेरे ख्याल से करंट वैल्यूएशन पे देखेंगे तो 65-70 के पी मल्टीपल पर है, अगले साल के वैल्यूएशन पे देखेंगे तो 50 के पी मल्टीपल पर है, वित्त वर्ष 2023 के मल्टीपल पर जाएंगे तो 40 के पी मल्टीपल पर, तो वैल्यूएशन उन्हें अच्छे मिल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरी बात, पैथ लैब बिजनेसेस एकदम पीक पर हैं इस वक्त, कोविड के दौरान कमाइयां सबसे ज्यादा लेवल के आसपास चल रही हैं, तो प्रमोटर के लिए बेचकर निकलने का सही वक्त यही होता है जब वो बेचे। और एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, एक लॉस मेकिंग कंपनी फार्मेसी जो कि ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, वो एक मजबूत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को खरीद रही है। तो वक्त कैसे बदलता है सोचिए। वैल्यू मनी साहब ने जिंदगी पर मेहनत करके बिजनेस बनाया, अच्छे वैल्यूएशन पर वो बेच कर निकल रहे हैं, उनके लिए अच्छी डील है। और जहां तक एपीआई का सवाल है, उनके लिए ये अच्छा है कि लॉस मेकिंग कंपनी में एक ऐसा ब्रिक एंड मोटार वाला बिजनेस आएगा जो उनकी लॉसेस को कम करेगा या प्रॉफिटेबिलिटी बनाते हुए नजर आएगा। तो उस लिहाज से और इसमें एक और जो बड़ा मैसेज है दीप, वो ये है कि अल्टीमेटली एसेट लाइट मॉडल वाली ई कॉमर्स कंपनियां कितना ही एक मार्केट प्लेस बना ले, प्लेटफॉर्म बना ले, लेकिन अल्टीमेटली बिजनेसेस तो उन्हीं के दम पर चलते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप हमारा चैनल किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखें, ओटीटी पे देखें, वेबसाइट पर देखें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लें, यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर देखें, लेकिन देखना आपको चैनल है। सिमिलरली अगर आपको
स्टील खरीदना है, आप स्टील किसी भी प्लेटफॉर्म पे खरीदें, लेकिन खरीदना स्टील है तो अल्टीमेटली ब्रिक एंड मोर्टार जो बिजनेसेस है उनकी इंपॉर्टेंस बनती और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां तक थायरोकेयर के शेयर होल्डर्स का सवाल है, उन्हें ये लग सकता है कि अरे ये तो प्राइस नीचे की आई है, हम तो जो सोचे थे या सोचा तो खैर किसी ने नहीं होगा, लेकिन 1300 रुपए के आसपास की प्राइस है, जबकि स्टॉक तो इतना ऊपर है, तो अब हमारा क्या। वैसे देखा जाए शॉर्ट टर्म मूवमेंट स्टॉक में भले आ जाए नीचे के आ जाए, लेकिन आप सोचिए जो कंपनी खरीदने जा रही है एपीआई होल्डिंग्स, जिसे आप फार्मेसी के नाम से जानते हैं, मजबूत कंपनी है। मजबूत कंपनी इन द सेंस कि इनके पास जो पेरेंट है, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं वो हैं। थायरोकेयर की फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो पैसा चाहिए वो फार्मेसी से इजीली आपको आता हुआ दिखेगा, और मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम में फार्मेसी है उसे और आगे बढ़ाने का काम थायरोकेयर है, उसे और आगे बढ़ाने का काम फार्मेसी कर सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। शॉर्ट टर्म में भले ही इन्वेस्टर्स ये सोच सकते हैं कि अगर 66% स्टेक आप बेच रहे हैं, कंट्रोलिंग स्टेक दे रहे हैं, तो क्यों नहीं एक बड़ा आपको अपसाइड मिलना चाहिए, स्ट्रेटेजिक प्रीमियम मिलनी चाहिए, और ऐसा सोचना गलत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो 65-70 के वैल्यूएशन करंट ईयर के, 2 साल आगे के 40 के पी मल्टीपल पर अगर कंपनी बिक रही है तो वैल्यूएशन वो खराब नहीं है, हमेशा ज्यादा की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट जो भी आना है आ जाए थायरोकेयर में, लेकिन बाकी थायरोकेयर के इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छी डील ये समझकर चलना चाहिए, और उसे आपके पास अगर थायरोकेयर के शेयर हैं तो आपको होल्ड करना चाहिए। जी दीप। बिल्कुल सर, तो आज थायरोकेयर जरूर फोकस में रहने वाला है। बड़ी डील हुई है, यूनिक डील है एक तरह से। देखते हैं किस तरह का एक्शन आएगा। 6% ऊपर फ्राइडे को ये शेयर बंद हुआ था। चलिए सर, फिर आज का सेटअप समझते हैं। थोड़ी देर में जो आज की 2 लिस्टिंग्स हैं उसके पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, पर उससे पहले आज के संकेत क्या कह रहे हैं? दीप देखिए, आज के संकेतों में ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, एफआईज के संकेत नेगेटिव साइड पर हैं, घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं। लगातार दूसरे दिन घरेलू फंड्स के संकेत पॉजिटिव साइड पर आए हैं। एफएनओ के संकेत न्यूट्रल हैं। सेंटिमेंट और ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर है आपके लिए। 15,750 15,775 दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन का काम करेगा और आसानी से टूटने वाला है नहीं, इस पर नजर रखिए। फिर भी लोअर साइड पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बाय जोन जो आपके लिए निकल कर आता है वो होगा 15,675 से 15,700। ये रेंज ब्लाइंड बाय जोन है। यहां पर आए तो शॉर्ट भी काटें, फ्रेश खरीदारी भी करें, किसी के इन्विटेशन का इंतजार ना करें, या सोचने की जरूरत नहीं, लेना ही है, सिंपल। आएगा नहीं, ये मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं, लेकिन अगर आए किसी भी वजह से तो छोड़ना नहीं है। ऊपर में 15,900 15,925 हल्की रुकावट का लेवल है, जिसके आसपास भी खुलने के संकेत एसजीएक्स निफ्टी भी दे रहा है। प्रिसाइजली 15,890 से 15,925 होता है, तो उसके आसपास खुलने की संभावना है। उसके बाद देखते हैं टिक पाता है या नहीं। 15,900 के ऊपर टिका, 925 के ऊपर टिका तो फिर 15,975 16,050 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है आज या फिर अगले कुछ दिनों में, इस हफ्ते में। इस पर नजर रखनी है। वहां पर आप एक बार चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, नहीं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। अब आइए बैंक निफ्टी 34,900 35,000, ये है दिन के लिए मजबूत सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी पर। इसके नीचे वैसे जाने की संभावना नहीं के बराबर है, फिर भी 34,675 34,800 स्ट्रॉन्ग ब्लाइंड बाय जोन है। इस रेंज में आए तो छोड़ना नहीं है, खरीदना है। ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में 35,550 35,650 हल्की रुकावट का लेवल है। रुकावट से ज्यादा ये कहूंगा कि इसके आसपास शुरुआत होनी चाहिए इस रेंज में। 35,450 छोटा एक लेवल है, उसके तो ऊपर ही हम खुलेंगे। तो 35,550 35,650 हल्की रुकावट का लेवल है। उसके ऊपर 35,800 35,950 ये एक और अगला टारगेट है बैंक निफ्टी का, जहां तक बैंक निफ्टी आज और इस हफ्ते जाने की कोशिश कर सकता है। याद रहे, इस पूरे सीजन में, सीजन इन सेंस के इस पूरे रनअप में हमने बैंक निफ्टी में जो हाई देखा है क्लोजिंग बेसिस पर वो 35,649 का, 35,650 राउंड फिगर में बता रहा हूं, और बैंक निफ्टी का जो हाई देखा है इंट्राडे में वो 35,815 के आसपास का, तो मैंने 35,800 राउंड फिगर में रखा है। तो 35,650 और 35,800 ये 150 पॉइंट की रेंज फाइनल रुकावट का लेवल है बैंक निफ्टी के। अगर रुकना है तो यही लेवल बढ़िया है, और अगर इसको पार करके बैंक निफ्टी टिक गया, निकल गया, तो फिर मुझे लगता है फिर कोई बड़ी बात नहीं। बाजार अगर थोड़ा भी साथ दे तो बैंक निफ्टी भी अल्टीमेटली नया हाई जो 37,900 के आसपास का है, 37,700 के आसपास का है, उधर फिर जाने की कोशिश इस जुलाई के महीने में कर सकता है। तो 35,800 इसके ऊपर बंद होना जरूरी, ताकि एक नया ब्रेकआउट करीबन 1,500-2 हजार पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में मिल पाए। इस पर आपको ध्यान में रखना है। जी जी।
ओके, तो ये तो आपके लिए बड़े लेवल्स निकल कर आ रहे हैं जहां तक बाजार की सवाल है। दिन के लिए किस रेंज पर आपकी नजर है सर? दिन के लिए आज से देखें तो दीप 15,775, 15,925 दिन के लिए आज छोटी रेंज है। 15,750, 15,975, माफी कीजिए 15,775 और 15,925 ये दिन की छोटी रेंज है। 15,750, 15,975 दिन की मीडियम रेंज है। ज्यादा संभावना है कि इसी रेंज से हम काम चला लें। बड़ी रेंज के तौर पर 15,675 से 16,000 को लेकर चले आप। ये आपके लिए निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी 35,650 दिन की छोटी रेंज मानकर चले। 34,900, 35,800 दिन की मीडियम रेंज है। और माफ कीजिए छोटी रेंज 35,000, 35,550 दिन की छोटी रेंज है। 34,900, 35,650 दिन की मीडियम रेंज है। और 34,800 से 35,800 दिन की बड़ी रेंज है। 35,800 के ऊपर एक बढ़िया ब्रेकआउट की तैयारी होती दिखेगी, तब 35,950, 36,100 की रेंज में बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। सरप्राइज दे सकता है बैंक निफ्टी, लेकिन अभी तक जो जनरली ट्रेंड रहा है बैंक निफ्टी 1-1.5 दिन से मतलब 2 दिन जनरली बहुत तेजी दिखाता नहीं है। एक दिन तेजी दिखाने के बाद ठंडा हो जाता है, इसलिए मैं एक बार कॉशियस होकर चलूंगा। तेजी का व्यू है, लेकिन लगातार दूसरे दिन बड़ा आउट परफॉर्मेंस होगा क्या, वो देखने वाली बात होगी बैंक निफ्टी के लिए आज से। अब आइए बाकी के आंकड़े आपके सामने रख दूं, और वो आंकड़े हैं दीप एफआईज की तरफ से। इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन हल्की सी घटी है 2%, एक्सपेक्टेड लाइन पर है, कोई दिक्कत नहीं। पुट कॉल रेशियो सीरीज की शुरुआत में जुलाई सीरीज के पहले दिन 1.2, 1.20 का पुट कॉल रेशियो, कंबाइंड पुट कॉल रेशियो सारी सीरीज का एकदम कंफर्टेबल है, बहुत लाइट है, तो चिंता की बात नहीं है। 1.20 के पुट कॉल रेशियो पर आप सीरीज की शुरुआत करें, अच्छा है। विक्स और घट कर आया है 11%, और ये बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज है। ये बाजार में तेजी करने की तरफ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। तो विक्स में एक अच्छी कमी आती हुई दिखिए, लगभग 13, 13.5 के लेवल पर आता हुआ दिख रहा है। जी जी बिल्कुल सर, तो ज्यादातर संकेत पॉजिटिव ही आपको दिख रहे हैं और ऊपरी स्तरों पर बाजार जाने के लिए तैयार भी हैं। अगर ऐसा सेटअप है सर, तो फिर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उन्हें क्या करना चाहिए? जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है दीप तेजी की तरफ, उनके लिए एक ही स्टॉप लॉस है 15,675 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। अगर किसी को कम रखना है, छोटा स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे बेसिस पर, तो वो 15,775 का भी रख सकते हैं। लेकिन सही और क्लियर कट जो स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 15,675 का। इस पर आपको फोकस करना है, और इतनी तो आप रिस्क लेकर चल ही सकते हैं, कोई खास बड़ी बात है नहीं। बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस जो निकल कर आएगा इंट्राडे का थोड़ा सा नीचे का दे रहा हूं, दूर का भी है 34,900 का, लेकिन चूंकि बड़ा एक मूव आया है शुक्रवार को, इसके लिए आपके स्टॉप लॉसेस के लेवल दूर के आएंगे। 34,900 इंट्राडे और 35,000 क्लोजिंग के का स्टॉप लॉस लेकर चलें, और अगर दोनों ही आप 34,900 लेकर भी चलें तो कोई हर्ज नहीं है। ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस है तेजी की पोजीशन पे। अगर आप शॉर्ट है तो क्या होना चाहिए, अब लाइफ टाइम हाई पार करते ही फिर शॉर्ट रहने में समझदारी नहीं है। तो 15,925, 15,901 का लाइफ हाई है, उसके पार खुलने की संभावना है पूरी है। 15,925 एक स्टॉप लॉस रख लीजिए डे ट्रेडर्स भी, और अगर आप क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस को रखना चाहते हैं तो 15,925 रख सकते हैं। और बहुत ज्यादा और इंतजार करना है मुझे, तो मैं तो और रुकूंगा, तो फिर 16,000 के आसपास का रखिए, 16,000, 16,025 का, जो आपको ठीक लगे। उसके बाद फिर मतलब नहीं है, वैसे तो मतलब अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को रखना है। देखिए लोगों के सामने शॉर्ट तो है ही, हम कहें कुछ भी, लेकिन जिनको करना है वो करेंगे भी, जिनको होल्ड करना करेंगे भी। प्रॉब्लम क्या है दीप, कि लोग लॉन्ग करके इंतजार नहीं करना चाहते। जैसे ही खरीदते हैं और थोड़ा नीचे आया तो बहुत डर लगता है, शॉर्ट करके ऊपर जाता जा रहा है तो डर नहीं लगता है। मालूम है थॉट प्रोसेस क्या है, कितना बढ़ जाएगा, कितना, अरे कितना बढ़ जाएगा, निफ्टी तो एक दिन 1 लाख भी होना है। बढ़ने की लिमिट थोड़ी है, घटने की ही लिमिट है कि 15,000 का निफ्टी जीरो ही हो सकता है, 15,000 पॉइंट ही गिर सकता है, लेकिन बढ़ने में तो 1.5 लाख भी हो सकता है। लेकिन थॉट प्रोसेस ही उल्टी है कि भाई अच्छा, जिनको मतलब अनलिमिटेड बढ़ने के लिए के हिसाब से भले होल्ड करेंगे, लेकिन काटना 100-200 पॉइंट नीचे में। तो ये जो शॉर्ट्स में आपको अनलिमिटेड लॉस होते हैं अगर आप स्टॉप लॉस नहीं करते हैं, और उतना अगर आप लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करके खड़े रह जाएं जितना आप शॉर्ट को खड़ा करते हैं, खड़े रहते हैं शॉर्ट करके, उतने में आपका मोटा पैसा वैसे ही बन जाए। क्योंकि आज तक इतिहास गवाह है, 1979 से सेंसेक्स ने 100 की शुरुआत की, निफ्टी ने जब से शुरुआत की, अगर आपने किसी भी भाव में निफ्टी लिया होता और आपकी खड़े रहने की ताकत है, लॉस में जिस तरह से आप अनाप शनाप खड़े रहते हैं नेगेटिव पोजीशन पे, अगर पॉजिटिव पोजीशन पे खड़े रहते हैं, कितना भी नीचे चला जाता, 7,500 की निफ्टी भी आप देख लेते हैं, तब भी आप प्रॉफिट में होते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप फंस जाएं, अटक जाएं, तो लॉन्ग साइड पर अटकें, ताकि कभी न कभी, आज नहीं तो कुछ साल बाद, नहीं तो अगली जनरेशन में आपके लॉन्ग साइड के भाव तो पक्के आ जाएंगे, शॉर्ट साइड के आएंगे या नहीं आएंगे उसकी गारंटी नहीं है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि शॉर्ट ना करें, शॉर्ट करना है करिए, आप स्किल ट्रेडर्स होने चाहिए, डिसिप्लिन के साथ शॉर्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि बहुत बढ़ गया इसलिए शॉर्ट करना है और खड़े रहना है, करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कितनी बार मैं बोलता हूं दोनों तरफ की ट्रेड लीजिए, जरूर लीजिए, शुक्रवार को भी कहा था कि लीजिए, और लेकिन स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्ट रखिए। स्टॉप लॉस रखना जरूरी है शॉर्ट साइड पर, नहीं तो आपके लिए अनलिमिटेड रिस्क का मामला जो खुल जाता है वो ठीक नहीं है। जी जी दीप। बिल्कुल सर, तो रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है, पर जैसा आप कह रहे हैं लगातार डेटा को देखिए, लेवल्स को देखिए और फिर बाजार का मूड माहौल समझिए। बैंक निफ्टी पर जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है सर, वो क्या करें? ओके ओके, बैंक निफ्टी का मैंने बताया नहीं। हाँ, शॉर्ट पोजीशन 35,550 डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए, और 35,650 जो इस रनअप में हमने हाईएस्ट क्लोजिंग दी दीप, वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए बैंक निफ्टी का शॉर्ट पोजीशन के लिहाज से, डे ट्रेडर्स के लिहाज से। ओके, और क्लोजिंग बेसिस पर 35,650। अब आइए, अगर आपको नई पोजीशन बनानी तो कैसे बनाएंगे। निफ्टी खरीदिए 15,675 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर का टारगेट 15,890, 15,925, 15,975, 16,000 के आसपास के बनते हैं। वहां से फिर हम रिव्यू करेंगे क्या कुछ करना है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं 15,975, 16,050 की रेंज में जरूर शॉर्ट करें। अगर वहां निफ्टी पहुंचता है तो, नहीं पहुंचता है तो कोई बात नहीं, इंतजार करें, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी नहीं है, वहां शॉर्ट करें। 15,900 के आसपास का पहला टारगेट बनेगा, 15,870, 15,840 और 15,800। ये सारे लेवल्स हैं जिनके लिए आपको करनी है बिक वाली भी, करिए, कोई दिक्कत नहीं, उस रेंज के आसपास एक चांस ले सकते हैं और स्टॉप लॉस के साथ चांस लेना चाहिए। आइए खरीदारी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी खरीदिए, स्टॉप लॉस दूर है। मैं पहले से आपको कह रहा हूं कि आप देख के चौंके, उससे पहले बोलो 34,900 के पहले कोई स्टॉप लॉस है नहीं। अब आप ये सोचेंगे 34,900 के स्टॉप लॉस से खरीदेंगे तो रिस्क कितनी ज्यादा है, बिल्कुल है। तो आपको एक काम करना है, जब 35,500 के पार निकल जाए तो आपको स्टॉप लॉस 35,250 का ले आना है, 250 पॉइंट नीचे कर देना है। तो स्टॉप लॉस आपको ट्रेल कर लेना है। तो जैसे ही 35,500 के पार निकला निफ्टी, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस 35,250 का हो गया, फिर आपको रीजनेबल लगेगा। अभी 34,900 का स्टॉप लॉस रखना है, खरीदना है 35,550, 650, 725, 800। ये चार टारगेट तो वो है जो विद इन रेंज है। इसके पार निकला तो 35,950 फाइनल टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी का आजकल के लिए, वहां तक जा सकता है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, अब शॉर्ट करने के लिए अगर आप मुझे फ्रैंकली पूछेंगे तो मेरे लिए बेस्ट रेंज है 35,950 से 36,100, लेकिन वो बहुत दूर है, 700 पॉइंट दूर है, और 700 पॉइंट तक मैं वेट नहीं कर सकता कि वहां करें। तो फिर क्या है, फिर इस रनअप में जहां तक हम पहुंचे हैं 35,650 हाईएस्ट क्लोजिंग मिली है, 35,800 इंट्राडे में पहुंचे, बस इसी रेंज में बेचना है। तो बेचने के लिए जो बैंक निफ्टी की रेंज है 35,650, 35,800 की रेंज, स्टॉप लॉस यहां दूर का मिलेगा आपको, नजदीक का नहीं है, और वो है 36,000 का। तो या तो आप बहुत छोटा लगाना चाहें 50 पॉइंट का लगा लीजिए 35,850 का, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होगी 36,000 का स्टॉप लॉस लगाइए। थोड़ा दूर का भी है लेकिन वही लगाना ठीक है, ताकि आप भले क्वांटिटी कम करें लेकिन स्टॉप लॉस उस तरह से रखें ताकि आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाए। 35,550, 35,450, 375, 300 और 35,250, ये सारे लेवल्स होंगे जिनके लिए आपको करनी है बैंक निफ्टी में बिक वाली ऊपरी लेवल पर, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये है दीप आपके लिए सारे लेवल्स खरीदारी और बिक वाली के। बिल्कुल सर, और लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, डेटा को रिस्पेक्ट करिए, जैसा अनिल जी कह रहे हैं, दोनों तरफ की पोजीशंस अवेलेबल हैं, फायदा उठाना चाहिए। अच्छा सर, आज का जो आपका एकमात्र नेगेटिव संकेत है एफआईज की तरफ से, ऐसा क्यों, इसे समझाइए। फंड्स का डेटा क्या कह रहा है? बेचा है उन्होंने सीरीज के पहले दिन, लगभग 680 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में है एफआईएस की, ठीक है दीप। और उसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स कोई खास खरीदे नहीं, 43 करोड़ के, तो नेट 650 करोड़ की बिकवाली है कैश स्टॉक्स को लेकर। इंडेक्स भी 850 करोड़ के 857 करोड़ के बेचे हैं, तो दोनों तरफ बिकवाली के आंकड़े हैं, तो उस लिहाज से एफआईएस के डेटा नेगेटिव साइड पे है। घरेलू फंड ने 1833 करोड़ की बड़ी खरीदारी की है, इनके आंकड़े थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं आपको, तो यहां पर खरीदारी के आंकड़े ठीक है, ये अच्छे आंकड़े हैं। अब आइए वायदा कारोबार की तरफ। 15,860 पर हम बंद हुए शुक्रवार को। 15,800 तुरंत प्रभाव से आज मार्केट के खुलते ही एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर आ जाएगा आपके सामने। 15,800 क्यों? 15,800 के पुट पर 24 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 18 लाख शेयर हैं, और वो बेस के तौर पर आपके काम करेगा। 15,900 के आसपास खुलेंगे, और जैसे 15,900 को पार करके टिके, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक और खरीदारी और कंफर्ट आपका बनता दिखेगा। ये 15,900 के कॉल्स पर 24 लाख शेयर है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स के लिए है,
16,000 पर 32 लाख शेयरों का, तो वहां पर हल्की रुकावट का लेवल है। वो हम 15,975 950 पर रुक जाते हैं या 16,025 16,050 तक जाते हैं। बेसिकली 15,950 से 16,050 की रेंज में कहीं कहीं एक बार बाजार रुकना चाहिए, वहां हल्की प्रॉफिट बुकिंग, वहां से थोड़ा नीचे और फिर से तेजी की रफ्तार पकड़ेंगे। तो ये आपके लिए वायदा कारोबार के डेटा निकल कर आ रहे हैं। नीचे 15,800, ऊपर 16,000, ये 200 पॉइंट का जोन बनता हुआ दिख रहा है, जिसमें वायदा कारोबार के डेटा के लिहाज से निफ्टी थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। अब आइए बैंक निफ्टी। 35,000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जहां से आप 350 पौने 400 पॉइंट ऊपर बंद हुए, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 35,000 पर है 11 लाख शेयरों का। 36,000 रुकावट का लेवल है, क्योंकि वहां भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, वो भी 11 लाख शेयरों का। और बीच में 35,500 हल्की रुकावट है, कॉल राइटर्स 9 लाख शेयर वहां खड़े हैं। तो 35,500 आज अगर आप 125 पॉइंट 130 पॉइंट बढ़ जाएं तो भी आप ये मानकर चलिए कि न्यूट्रल है। 35,500 के ऊपर से आप और तेजी गिनिएगा तो 35,500 आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, डिसाइडिंग पॉइंट हो जाएगा। 35,000 36,000 की रेंज हो जाएगी और अब बैंक निफ्टी इस रेंज में वक्त बिताने की कोशिश करेगा। नीचे 34,900, ऊपर 36,100, ये 1,200 पॉइंट की रेंज अब बैंक निफ्टी के लिए इस हफ्ते के लिए काफी अहमियत वाली होगी, जिस पर आपको ध्यान में रखना है। जी दीप। क्लियर है सर। तो यह है आपके लिए पूरा सेटअप और किन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर। आज बाजार की चाल इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अब आते हैं सर आज के जो दो डेब्यू होने वाले हैं बाजार में, डोडला डेयरी और किम्स। क्या राय है सर, लिस्टिंग पर क्या करना चाहिए आज? डोडला डेयरी पे हमने राय यही दी थी दीप की रिजनेबल लिस्टिंग गेंस और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं, वही राय बरकरार है। मैं उम्मीद करता हूं कि 428 रुपए की इशू प्राइस के सामने हो सकता है 475 525 बड़ी रेंज में लिस्ट होता हुआ दिखे। ये रेंज थोड़ी सी बड़ी दे रहा हूं, लेकिन इसलिए दे रहा हूं कि आजकल आईपीओ में जिस तरह का रेस्पॉन्स है और उस तरह की लिस्टिंग को लेकर एकदम 100% आप कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। आपने देखा श्याम मेटेलिक्स को जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला, उसके मुकाबले उतनी दमदार लिस्टिंग नहीं हुई जितनी हो सकती थी। सोना बीएलडब्ल्यू को रेस्पॉन्स कम मिला, लेकिन जिन लोगों ने भरा सोच समझ कर भरा, उसके बाद स्टॉक भाग गया। तो उस लिहाज से डोडला डेयरी में भी वैसे रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था। 45 गुना इशू भरना कोई मजाक की बात नहीं है, बड़ी बात है। अच्छा रेस्पॉन्स है तो एक कंफर्ट ही आ जाता है कि स्टॉक आसानी से गिरेगा नहीं। अगर नीचे में मिले आपको एंट्री करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए हमने कहा खरीदिए, बिल्कुल होल्ड करिए। अगर स्टॉप लॉस लगाना ही है आपको तो आईपीओ प्राइस का लगा लीजिए 428 रुपए का। लोअर लेवल्स पे मिले, जितनी कम गेंस के साथ लिस्टिंग हो उतना आपके लिए डोडला डेयरी खरीदने का मौका बनेगा। तो अगर जैसे 428 रुपए की इश्यू प्राइस है, 450 रुपए के आसपास 60-70 रुपए के आसपास मिल जाए तो आप खरीदना शुरू कर सकते हैं। तो मेरा ये समझना है अगर गैप से बहुत ज्यादा गैप से लिस्टिंग ना हो तो प्लीज खरीदिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इश्यू प्राइस का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 428 का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स भी वहां पर रख सकते हैं स्टॉप लॉस चाहें तो। और अगर कम गेन के साथ 40-50 रुपए के गेन के साथ ही लिस्टिंग हो तो पक्के तौर पर आपको खरीदना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। डोडला डेयरी में आप आराम से लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। अब आइए किम्स का आईपीओ, ये भी आज लिस्ट होने जा रहा है। इश्यू प्राइस थी इसकी 825 रुपए। चूंकि ये भरा कम था, मुश्किल से 4 गुना ही भरा था दीप, तो इसलिए ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि क्या कुछ एक्शन हो सकता है। लेकिन मेरा ये समझना 925-950 रुपए के आसपास हल्के फुल्के लिस्टिंग गेंस के साथ 10% 15% के लिस्टिंग गेंस के साथ एक बार ये इशू लिस्ट हो सकता है। अगर कम गेंस के साथ लिस्ट हो, नीचे आए, इश्यू प्राइस के आसपास मिले, जरूर खरीदना चाहिए। फ्रेश एंट्री भी करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आपको होल्ड करना ही करना है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो हमने इसमें खरीदारी की राय दी थी। यहां भी एक ही काम करिए, आईपीओ प्राइस का स्टॉप लॉस रखिए 825 रुपए का, ताकि आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट रहे। दोनों ही इश्यू में अगर लिस्टिंग सुस्त हो, थोड़े नीचे मिले तो आपको खरीदारी करने की राय होगी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स दोनों ही आईपीओ को होल्ड कर लें, कोई दिक्कत नहीं। जी दीप। क्लियर है सर। तो ये है आपके लिए राय। दोनों जो आईपीओज आज लिस्ट हो रही हैं उस पर देखते हैं किस तरह की चाल रहेगी। 9:45 को रेट्स सेटल भी होंगे इस पे और वहां पर फिर ओपनिंग का व्यूज भी आ जाएंगे। चलिए फिर आज का पूरा सेटअप आप समझ चुके हैं और साथ ही लिस्टिंग्स पर भी व्यू आ गया है। अब आपको बताते हैं आज के कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेजेस का भी व्यू किधर बन रहा है। देवांशी, कुशल, आशीष और मानसी हमारे साथ तैयार हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। आपसे शुरुआत करते हैं, बताएं आज के कुछ अहम ट्रिगर्स क्या हैं।
बिल्कुल, तो सबसे पहले नतीजे जो ऑलमोस्ट हैं, इसमें अभी भी आप F&O स्पेस से नाल्को के नंबर्स आते हुए देखेंगे। साथ ही कैश स्पेस से काफ़ी बड़ी सूची है अभी, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, GIC हाउसिंग फाइनेंस, इनफैक्ट सद्भाव इंफ्रा, साथ ही कैरियर पॉइंट और तमिलनाडु पेट्रो जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी होगी। किम्स और डोडला डेयरी का IPO का भी हमने डिस्कशन किया, इनकी लिस्टिंग होगी। साथ ही पिरामल एंटरप्राइजेस 28 जून को 1000 करोड़ जुटाने पर विचार करेगा। तो यहाँ पर आज जो है इस पर विचार किया जाएगा और ये NCD के जरिए विचार करते हुए नजर आएंगे। तो इन सब स्टॉक्स पर आपको फोकस रखना है। बिल्कुल, ये तो रहे आज के अहम ट्रिगर्स, पर ढेरों स्टॉक्स हैं, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप, जो नतीजों के दम पर रिएक्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स क्या है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले GSW एनर्जी, यहाँ पे आप देखिए थोड़े से मिले जुले नंबर्स आते हुए दिखे हैं। जो आय और साथ ही मुनाफा है वो कम आता हुआ दिखा है, लेकिन मार्जिन और कामकाजी मुनाफे में अच्छी बढ़त इस बार आते हुए दिखी है। कुल आय करीब 12% तक कम होती हुई दिखी है। जो मुनाफा है वो एकदम फ्लैट है 107 करोड़ पर। इसके साथ ही अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो 10% तक बढ़त आती हुई दिखी है और मार्जिन भी आप देखिए 32% से बढ़कर 40% पे आते हुए दिखे। तो अच्छे नंबर्स ओवरऑल कामकाजी मुनाफा और मार्जिन थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही रेलटेल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे भी नंबर्स आप देखिए, जो आय है वो करीब 10% बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफे में 17% तक का जंप आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा और मार्जिन इस बार थोड़े से कम होते हुए दिखे हैं। कामकाजी मुनाफा 32% घटा है इस बार और मार्जिन में भी इस बार गिरावट देखने मिली है। 27% से घटकर 17% पे मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किए हैं। साथ ही रेपको होम अच्छे नंबर्स हैं। कुल आय 4% तक कम है, लेकिन जो NII है वो 24% तक बढ़ती हुई दिखी है। मुनाफे में 16% तक का जंप हमने इस बार देखा है और एसेट क्वालिटी भी इस बार थोड़ी सी स्टेबल है। इंडिया ग्लाइकॉल्स नंबर्स अच्छे हैं। कुल आय आप देखिए 1350 करोड़ से बढ़कर 1600 करोड़ पे पहुंचती हुई दिखी है। जो मुनाफा है वो 18 करोड़ से बढ़कर 71 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो एक बड़ा जंप इसके मुनाफे में आता हुआ दिखा है। कामकाजी मुनाफा मार्जिन से इस बार अच्छा आते हुए दिखे हैं। 6 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा भी कंपनी ने की और 250 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी भी बोर्ड से मिलती हुई दिखी है। तो इंडिया ग्लाइकॉल्स पर आज आपको नजर रखनी होगी। आखिर में आहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे भी आप नंबर्स देखिए अच्छे आते हुए दिखे हैं। हर बार की तरह जो कुल आय है वो 33% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा दुगना हुआ है 23 करोड़ से बढ़कर 70 करोड़ पे। मार्जिन 4% से बढ़कर 9% पे आते हुए दिखे हैं और जो मुनाफा है वो भी इस बार एक बड़ा जंप आता हुआ दिखा है। 6 करोड़ से बड़ा है 37 करोड़ पे इस बार मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। पिछली बार लॉकडाउन का इम्पैक्ट जरूर देखने मिला था। इसके साथ ही फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज नंबर्स अच्छे हैं। इस बार आप देखिए तिमाही आधार पर भी आप अगर देखते हैं तो इनकी जो कुल आय है उसमें 17% की बढ़त आती हुई दिखी है। मुनाफा 15% तक बढ़ता हुआ दिखा है। साथ ही कामकाजी मुनाफे में 18% की बढ़त है और साथ ही मार्जिन 32.5% से बढ़कर 32.8% पे आते हुए दिखे। 2 रुपए और डिविडेंड, नॉर्मल डिविडेंड डिक्लेयर किया है और 2 रुपए के स्पेशल डिविडेंड का ऐलान भी कंपनी ने किया है। तो इसके चलते फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज पर भी आज आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो आज नतीजों पर रिएक्ट करते हुए दिखेंगे और जैसा देवांशी ने कहा, रेलटेल के भी नतीजे आए। मैनेजमेंट से भी आज हम 10:35 पर नतीजों और फ्यूचर आउटलुक पर करेंगे चर्चा। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से नतीजे हैं आज? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। कैश के ही कुछ नतीजे हैं मेरे पास। हिंदुस्तान कॉपर से शुरू करेंगे। इसकी आय देखने लायक है, 3.5 गुना यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। 148 करोड़ से 522 करोड़ पर कंपनी की आय जाती हुई दिखी है। हालांकि 37 करोड़ का नुकसान भी इस साल इस तिमाही कंपनी ने देखा, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अगर देखें तो नुकसान कंपनी का कम होता हुआ अब दिख रहा है। श्री रेणुका शुगर, इनके कामकाजी मुनाफा मार्जिन देखिए, मार्जिन 1% से 17.6% पर जाते हुए दिखे और साथ ही कामकाजी मुनाफा जो है 9 करोड़ से 229 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है। कंपनी की आय में जरूर नुकसान देखा है 5% का, 44 करोड़ का नुकसान यहां पर कंपनी देख रही है। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट कंपनी के नतीजों में आय में 25% की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के मार्जिन 11.4% से 6.7% पर जाते हुए दिखे हैं। साथ ही 2 करोड़ का मुनाफा जहां पिछले साल था, इस बार 4 करोड़ का नुकसान करीब कंपनी देख रही है। तो इस पर नजर रखनी चाहिए। कंपनी की आय बढ़ी है लेकिन यहाँ पर नुकसान भी है, मार्जिन जो है वो भी घटते हुए दिखे हैं। HCL इन्फो सिस्टम कंपनी की आय 72 करोड़ से 43 करोड़ रही है और नेट लॉस करीब 42 करोड़ का कंपनी देख रही है। SJVN कमजोर नतीजे है। कंपनी की आय में 15% की गिरावट हम देख रहे हैं। मार्जिन 64% से 52% पर जाते दिखे हैं। हालांकि कंपनी का मुनाफा 54% बढ़ता हुआ जरूर दिखा है और अदर इनकम 771 करोड़ की
कंपनी की आती हुई दिखी है। 40 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है। और अंत में एंटनी वेस्ट हैंडलिंग, अच्छे नतीजे हैं। कंपनी की आय में 14% की बढ़त है। कामकाजी मुनाफा 32 करोड़ से 30 करोड़ पर जाता हुआ दिखा है, लेकिन मार्जिन जो है 27% से 23% पर इंटैक्ट रहते हुए दिखे हैं, जिसके चलते नतीजे कह सकते हैं ऑन रेवेन्यू फेस अच्छे हैं। बिल्कुल, और साथ ही घाटे से मुनाफे में भी आती हुई दिखी है कंपनी। 2 करोड़ के घाटे के सामने हमने 16 करोड़ का मुनाफा भी देखा है। आइए कुछ खबरें भी हैं जो कुशल हमें बताने के लिए तैयार हैं। कुशल, बताइए। इंडिया पेस्टिसाइड्स के आईपीओ का अपडेट भी आता हुआ दिखा है दीपांशु, और यहाँ पर आखिरी दिन करीब आईपीओ जो है 29 गुना बढ़ता हुआ नजर आया, जिसमें रिटेल निवेशकों का जो पार्टिसिपेशन है करीब 11 गुना हुआ था। इश्यू साइज 800 करोड़ का था और ओएफएस के जरिए करीब 700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना थी कंपनी की। इनफैक्ट बारबेक्यू नेशन पर भी फोकस रखे, क्योंकि प्रेफरेंशियल इशू के जरिए कंपनी ने ऑलमोस्ट 99 करोड़ जो है जुटा लिए हैं। साथ ही ब्रिगेड एंटरप्राइजेस भी फोकस में रहेगा, क्योंकि 268 के इशू प्राइस पर ऑलमोस्ट 1.86 करोड़ शेयर जो है इन्होंने अलॉट किए हैं। इनफैक्ट ये जो इशू प्राइस है ये करीब जो है 3.07% डिस्काउंट पर है फ्लोर प्राइस के। फ्लोर प्राइस 276 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर तय किया गया था। साथ ही जो लिस्ट ऑफ अलॉटेज है उसमें गोल्डमैन सैक्स 7.6% मिलता हुआ दिखा है। साथ ही अगर आप एसबीआई के फंड्स की बात करें तो एसबीआई लार्ज और एसबीआई कॉन्ट्रा इन्होंने भी 9% जो है यहाँ पर सब्सक्राइब किया है। तो इस पर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर आपको नजर रखनी होगी। साथ ही कैडिला हेल्थ केयर 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए जो कोविड वैक्सीन है वो अगस्त तक आने की उम्मीद है। तो ये एक अच्छी खबर जो है कैडिला हेल्थ केयर के लिए आती हुई नजर आ रही है। और अंत में रुचि सोया, यहाँ पर कल बोर्ड बैठक होने वाली है और बड़ी अनाउंसमेंट की एक्सपेक्टेशन है। अब ये क्या अनाउंसमेंट होगी इस पर हमारी नजर रहनी चाहिए। बिल्कुल, और आपको याद होगा कि महीने की शुरुआत में स्वामी रामदेव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भी उन्होंने कहा था कि जल्द ही बड़े डेवलपमेंट्स आते हुए दिख सकते हैं। एफपीओ को लेकर भी इंतजार है, तो नजर रखते हैं रुचि सोया पर। देवांशी, कुछ बल्क डील्स और प्रमोटर एक्शन भी हुआ है, बताएं क्या क्या है ये। बिल्कुल, आप देखिए सबसे पहले तो डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज, यहाँ पे एपिकस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी फंड्स ने करीब 5.18 लाख शेयर्स खरीदे हैं 361 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर। इसके साथ ही आप देखिए जितने भी प्रमोटर्स हैं उन्होंने ये शेयर्स बेचे हैं। आइनॉक्स विंड एनर्जी, इस पर आपको नजर रखनी है। इनाम सिक्योरिटीज ने 5.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं 276 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर। इसके साथ ही इनसाइडर ट्रेड्स हैं काफी सारे, जिसमें जुआरी एग्रो है, एडवेंस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने करीब 1.67 लाख शेयर्स जो हैं वो उन्होंने खरीदे हैं करीब 120 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। एसबीआई कार्ड्स प्रमोटर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने करीब 13 लाख शेयर्स खरीदे थे 24 जून के दिन पर। और अदानी ग्रीन एनर्जी, लगातार यहाँ पे प्रमोटर्स की बाइंग आती हुई दिखी है। प्रमोटर इन्फिनाइट ट्रेड ने 15 लाख शेयर्स 24 जून को खरीदे थे, तो इस पर भी आपको नजर रखनी है। ओके, तो लंबी लिस्ट है खबरों वाले नतीजों के साथ ही जो फंड एक्शन हुआ है वहां पर रखेंगे नजर। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं आज एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं आज की रिपोर्ट्स कौन सी है। गुड मॉर्निंग दीपांशु, आज ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले देखिए आईजीएल, यहाँ पर अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। सीएलएसए ने जो रेटिंग है इसे बढ़ाकर अब खरीदारी की राय दी है, 630 रुपए का लक्ष्य दिया। वहीं नोमिरा भी खरीदारी की राय दे रहे हैं, 650 रुपए का लक्ष्य दिया। इसके अलावा मैक्वारी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए लक्ष्य 550 से बढ़ाकर करीब करीब 600 रुपए कर दिया है। ओएनजीसी पर भी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 190 रुपए का लक्ष्य दिया। हालांकि जो कमेंट्री है वो बढ़िया, 121 की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। मान रहे कि जो क्रूड की कीमतों में बढ़त आई है इससे आगे भी जाके कंपनी के जो नतीजे वो बढ़िया देखने को मिलेंगे। वहीं सीरियस से अगर आप देखें तो इनका भरोसा जो है वो बढ़ते हुए नजर आया। इन्होंने अब जो रेटिंग है उसे अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है, 165 रुपए का लक्ष्य दिया है। अशोक लेलैंड, यहाँ पर नतीजों के बाद यूबीएस की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 155 रुपए के लक्ष्य के लिए। हिमालय की चौथी तिमाही के जो नतीजे हैं वो तो काफी बढ़िया देखने को मिले थे। हालांकि इन्होंने इस वित्त वर्ष के लिए जो ट्रक वॉल्यूम्स है इसके अनुमान में थोड़ी सी कटौती की है। हालांकि FY23 में अगर आप देखें तो मान रहे जो रिकवरी है वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। अपोलो हॉस्पिटल, यूबीएस की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 3850 रुपए का, 3432 के आसपास की जो है शुक्रवार की क्लोजिंग है। ये मान रहे हैं कि कंपनी जो है एक डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जिसके चलते आगे जाकर कंपनी को फायदा होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है,
2540 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी पर कंपनी जो फोकस है इससे आगे बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और भारत में अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा प्लेयर साबित हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो स्टॉक पर नजर रखेंगे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी सिटी की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 178 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये मान रहे कि रिन्यूएबल्स कारोबार में भी अगर आप देखें तो प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिला था और हेल्दी कैश फ्लोज भी जनरेट हुए, जिसके चलते स्टॉक पर ये खरीदारी की राय को बरकरार रखे हैं। सीमेंट स्टॉक्स पर नजर रखेगी। सीएलएससी की जो है एक बढ़िया रिपोर्ट आई है जहां पर एसीसी को जो है अपग्रेड कर दिया गया है, अंडर परफॉर्म से बढ़ाकर अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 2190 रुपए के लक्ष्य के लिए। अदानी पोर्ट्स काफी दिनों के बाद यहाँ पर रिपोर्ट्स आई हैं। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी के राय को बरकरार रखे 760 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में भारतीय एयरटेल, यहाँ पर जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 760 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा पूरा का पूरा एक्शन। फोकस करिए यहीं पर, फोकस करिए इस हफ्ते की पिक्स पर। हमारे एक्सपर्ट से तैयार है, वक्त है पिक ऑफ द वीक कब। आप सबको सुप्रभात और जैन साहब को और बाकी सारे पैनलिस्ट को चौंकाते हुए शुरुआत जैन साहब के साथ। गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक ऑफ द वीक। सही है सर, सरप्राइजेस तो थैंक यू सो मच अनिल जी, आज पहला मौका देने के लिए। और शुरुआत कर रहा हूं मैं हफ्ते की। मेरी पिक ऑफ द वीक्स जो है, और देखिए आज मजे की बात है कि न्यू हाइज भी बनने की पूरी तैयारी लग रही है और प्लस 16,000 की तरफ अग्रसर है। तो मैंने जनरली जो स्टॉक्स चुने हैं, मैं अगेन वो मुझे बैंक्स पे थोड़ा बुलिशनेस ज्यादा दिख रहा है। मुझे लगता है कि बैंक्स और फार्मा स्टॉक्स और मेटल्स में वापस से ध्यान दे। और मैं जो स्टॉक लाया हूँ वो है ईआईडी पैरी। वैसे शुगर स्टॉक्स भी काफी बुलिश हो रखे हैं, तो ईआईडी पैरी उनकी एक कंपनी जहां पे इनकी होल्डिंग है कोरोमंडल इंटरनेशनल एफएनओ में भी आ गया है, तो उसका भी एक वो बना हुआ था और 4-5 दिनों से ठीक ही कर रहा स्टॉक। और शुगर स्टॉक्स आज भी अच्छा करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और दूसरा स्टॉक है जो एस्बेस्टस शीट कंपनी है, रैमको इंडस्ट्रीज। ये भी अगेन एक फैंटास्टिक कंपनी है, इसके पास भी अच्छी खासी होल्डिंग्स है, रैमको सीमेंट्स और ये सब की। सो रैमको इंडस्ट्रीज एंड ईआईडी पैरी, ये दो स्टॉक्स है मेरे बेसिकली पिक्स ऑफ द वीक में। और अदरवाइज मैं एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, बीओबी, सिप्ला, इन पे भी बुलिश हूँ। एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, बीओबी और सिप्ला, ये 4 स्टॉक और हैं एफएनओ स्पेस के जहां पर जैन साहब बुलिश हैं। लेकिन पिक ऑफ द वीक के तौर पर 2 कैश मार्केट के बेहतरीन स्टॉक आपके लिए, ईआईडी पैरी और रैमको इंडस्ट्रीज, यहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर इस हफ्ते के लिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मुझे लग रहा है जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है 16,000 तो इमीडिएट बेसिस पे नजर आ ही रहा है, बट बैंक निफ्टी पे मुझे लग रहा है कि 37,000 37,700 के आसपास के स्विंग्स भी जल्दी दिखने चाहिए। तो उसी लिहाज से बैंकिंग इस पर्टिकुलर सेक्टर पे ही फोकस करना है। हमने पिछले हफ्ते एसबीआई बैंक के बारे में बात की थी, मुझे लग रहा है इस हफ्ते में फोकस करना है आपको कैनरा बैंक के सेटअप पे। अगर वीकली चार्ट पे देखें तो वहां पर एक क्लासिक पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन एस्टैब्लिश हुआ है पिछले हफ्ते। ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन अपने 20 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही हुआ है। जिस तरीके से इसका डेली स्ट्रक्चर है वहां पर भी अगर हम देखें तो इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स में क्रॉसओवर आया है। प्लस इसका अगर हम वॉल्यूम चार्ट देखें तो वहां पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से पिछले 5 दिनों का एक्शन है, लगभग सिग्निफिकेंट वॉल्यूम्स ऑन द फाइनल डे ऑफ द वीक में हुए, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक काफी अच्छी रिन्यूड स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है। सो हफ्ते के लिहाज से मुझे लग रहा है 165-170 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं। लगभग 8 से 10% की अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 149 के आसपास। ये स्टॉप लॉस आपको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करना है एंड खरीदारी करनी है कैनरा बैंक में। 165-170 के टारगेट के लिए कैनरा बैंक में करें खरीदारी, ये राय सचिन जी की। कुणाल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका क्या इरादा है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, खरीदारी की राय है, खरीदना है नवीन फ्लोराइन को। नवीन फ्लोराइन के चार्ट पर अगर आप देखें तो हमने शुक्रवार को एक बहुत बड़ा मूव आते हुए देखा। एक पैटर्न तैयार हुआ है अनिल जी जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो नवीन फ्लोराइन को खरीदने की राय है। 3575 3575 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट होगा 3775 3775 का और 3850 तक ये स्टॉक जाना चाहिए जिस तरह का इसका चार्ट स्ट्रक्चर है। और इसके साथ अनिल जी एक स्टॉक और है जो मेरे और राकेश जी के रडार पर है। हम दोनों की मंत्रणा चल रही है, तो अगर दोनों की सहमति बन गई
तो मार्केट खुलने के बाद हमारी एक जॉइंट पिक आएगी अनिल जी, उसको भी पिक ऑफ द वीक मानिएगा। तो इतना क्या डिस्कशन चल रहा है? 2 दिन मिले ना पूरे आपको, 2 दिन के 2.5 दिन, शुक्रवार की दोपहर के बाद से शनिवार, रविवार, सोमवार सुबह तक आप एक राय नहीं बना पाए एक स्टॉक पर, इतना टाइम लगता है? नहीं अनिल जी देखिए, उसकी वजह यह है कि शनिवार और रविवार को बंसल जी योगा में व्यस्त रहे, तो अनिल जी आज सवेरे इनको समय मिला है तो तभी इनको पकड़ा है अनिल जी मैंने। योगा में व्यस्त रहें बंसल जी, अच्छी बात है, लेकिन इतना योगा ना करें कि बाकी सब काम अस्त व्यस्त हो जाए, जैसा कि ये पिक नहीं तो आ जाती थी अब तक। तो बिल्कुल बैलेंस बनाए रखें अपना, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ताड़ासन और शीर्षासन में और वृक्षासन में बैलेंस बनाना पड़ता है, फोकस रखना पड़ता है, तो काम के प्रति भी फोकस उतना ही रखें। पता चला कि बंसल जी हमारे सारे मार्केट छोड़कर सिर्फ योगी बन गए। सुप्रभात बंसल जी, बताइए क्या है आपकी तैयारी? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। और अनिल जी देखिए, मैं तो आपको पता है बड़ी जल्दी इंस्पिरेशन लेता हूं, और आज मैंने इंस्पिरेशन लिया है जैन साहब से। पिक ऑफ द डे नहीं है अनिल जी, नोटा भी नहीं है, तो मैं भी अनिल जी जैन साहब जैसे पिक्स ऑफ द वीक दे रहा हूं। तो 2 पिक निकाल के लाया हूं, जानदार शानदार। पहली पिक है अमर राजा बैटरी। अमर राजा बैटरी में मुझे लगता है 730 एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अमर राजा बैटरी को खरीदने की राय है 730, 730 का स्टॉप लॉस, 779 का टारगेट। और दूसरी पिक है फेडरल बैंक। बैंकिंग स्पेस अच्छा लग रहा है, और फेडरल बैंक में रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा लगता है, मोमेंटम मुझे लगता है देखने को मिलेगा। 83.5 का स्टॉप लॉस लगाना है फेडरल बैंक में, और 91 के टारगेट के लिए फेडरल बैंक है दूसरा मेरा पिक ऑफ द वीक। क्या बात है, वाह बंसल जी ने तो दिल खुश कर दिया। 2 बेहतरीन पिक्स, हमारा राजा बैटरीज खरीदिए 779 के टारगेट के लिए, और साथ ही फेडरल बैंक खरीदिए, लगभग 86 रुपए के आसपास है, यहां पर आपको 91 का रखना है टारगेट। तो 2 बेहतरीन पिक, और एक और पिक विचार विमर्श और मंत्रणा के बाद आ सकती है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, उसका रहेगा इंतजार सिमी जी की पिक का भी है। सिमी जी हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग सिमी जी, बताइए कौन सा स्टॉक आपने चुना है? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरा स्टॉक है नेल्को। नेल्को में मैं एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो मुझे लगता है कि इसी वीक में पॉसिबल है। और इस ब्रेकआउट का मेरा जो टारगेट है वो मैक्सिमम टारगेट 322 का है, मिनिमम टारगेट 300, उसके बाद 310 और उसके बाद 322। ये तीनों टारगेट्स के लिए नेल्को को खरीदने का सलाह होगा। 250 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। यही मेरा पिक ऑफ द वीक है। ओके, नेल्को कैश मार्केट वाला। नाल्को जो है उसके आज आने वाले हैं रिजल्ट, वो अलग है, नेशनल एल्यूमिनियम। और ये है स्टॉक नेल्को, टाटा ग्रुप की कंपनी, जैन साहब के रडार पे भी है, जैन साहब जानते हैं पहचानते हैं। यहां पर करें खरीदारी, 300, 310 और 322 तीन टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए बढ़ते आगे, और ढेर सारे स्टॉक्स है जहां पर रहेगा आज भरपूर एक्शन, उसी पर राय ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। जैन साहब, थायरोकेयर की डील पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि प्राइस तो मार्केट प्राइस से नीचे है, 1300 रुपए के आसपास, लेकिन नए प्रमोटर्स आएंगे, ओपन ऑफर भी आएगा, प्राइस भले ही नीचे हो। क्या व्यू बनता है, जिन लोगों के पास शेयर हैं उन्हें क्या करना चाहिए? अगर नीचे खुले तो बेच दें और खरीदें, क्या व्यू है आपका? देखिए, खरीदना तो नहीं है और मेरे हिसाब से बेचना भी नहीं है, स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। देखिए, एक तो क्या है, जिस तरीके से डायग्नोस्टिक बिजनेसेस को ऑलरेडी बहुत जबरदस्त वैल्यूएशंस मिल रही है, डॉक्टर लाल पैथलैब, मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर, मैंने ये सारे स्टॉक्स काफी रेकमेंड किया नीचे के लेवल से, इवन छोटे छोटे विम्टा लैब्स जैसे स्टॉक भी रेकमेंड किया, बिकॉज आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन द सेगमेंट। अब दूसरी बात ये है कि देखिए, मार्केट प्राइस से नीचे के प्राइस पे हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक अच्छी सिनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि देखिए इस टाइप के जब स्टार्टअप्स आते हैं, अब ये भी एक नया तरीका हो गया एक लिवरेज बायआउट का। मैं तो यही बोलूंगा, कल मैंने हालांकि ट्वीट भी किया था, और देखिए कैसे बायजूस आके पुराने कंपनी को ले रही है। सो क्लिक वाले बिजनेसेस ब्रिक्स को ले रहे हैं, सो क्लिक एंड ब्रिक एक अच्छा मर्जर हो रहा है। तो मुझे लगता है देखिए, ये लॉन्ग रन में तो बहुत सिनर्जिस्टिक होगा। बाकी एक बार छोटे मोटे एबरेशंस आ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक वन शुड एग्जिट द स्टॉक। और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है वैसे, और ऐसे और भी डेवलपमेंट्स आ सकते हैं और भी कई सेगमेंट्स में। सो मेरे हिसाब से होल्ड है, स्टेटस को मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए थायरोकेयर पर राय। नजर रखिए, आज डील के बाद रिएक्ट करना चाहिए, हालांकि डील से पहले ऑलरेडी बड़ी खरीदारी इस काउंटर में हो चुकी है।
नजर रखनी है ढेरों और स्टॉक्स पर। JSW एनर्जी, इसको हमने SIP स्टॉक में भी हाईलाइट किया था, नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी हाईलाइट किया था। नतीजे ठीक ठाक आए, थोड़े मिले जुले रहे हैं। कामकाजी तौर पर अच्छा प्रदर्शन रहा है। आय में आपने हल्की सी गिरावट देखी है, पर कर्ज इन्होंने सिग्निफिकेंटली कम किया है। सिमी जी, JSW एनर्जी की चार्ट पर राय दें। दीपांशु, ये स्टॉक एक रेंज में है जिसमें रेंज का ब्रेकआउट 160-65 के ऊपर जाने के बाद ही आएगी, और मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट्स उतना भी अच्छा नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट करूं आज ही के आज ब्रेकआउट आ जाएगा। 160-65 के ऊपर ये स्टॉक 190 तक भी जा सकता है। मेरे रडार पर है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है, मेरे क्लाइंटों के पास भी है, तो मेरा तो वेस्टेड इंटरेस्ट इसमें है। अभी भी हम लोग होल्ड ही कर रहे हैं और 190-200 का मिनिमम टारगेट के लिए हम लोग होल्ड भी कर रहे हैं। ओके, तो नजर रखिए, ये है आपके लिए JSW एनर्जी पर राय। इस बीच मैक्स वेंचर्स में थोड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है। प्री ओपन में लगभग 1.5 करोड़ शेयर्स के कई सौदे आपको होते हुए दिखे हैं। 69.5 की क्लोजिंग थी फ्राइडे को, अब तो ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा किस तरह का एक्शन रहेगा, बट बड़ी डील्स होती हुई दिख रही हैं मैक्स वेंचर्स में प्री ओपनिंग सेशन पर। अब बंसल जी जरा चार्ट देखें एक बार। मैक्स वेंचर्स के प्री ओपन में हमने देखा है कई सौदे होते हुए देखे। मैक्स इंडिया में 27 लाख शेयर्स के हुए हैं, बट मैक्स वेंचर्स बंसल जी 1.5 करोड़ शेयर्स के सौदे होते हुए दिखे यहाँ पर। देखिए दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो बिग टिकट इन्वेस्टर्स की बाइंग भी हुई थी। जब ये अलग हो गए, मैक्स से डिमर्ज होकर इसका जन्म हुआ था, उसके बाद ये स्टॉक साइडवेज हुआ था। टेक्निकल पैटर्न काफी बढ़िया है और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक वर्थ बाइंग स्टॉक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 67-68 नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है, वहां के स्टॉप लॉस होने चाहिए। और टेक्निकली दीपांशु, मुझे लगता है ये स्टॉक 89-90 तक जाने का दमखम रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए 89-90 तक जाने के पूरी संभावना है मैक्स वेंचर्स पर। काफी एक्शन पैक्ट हफ्ता रहा पिछला हफ्ता मैक्स ग्रुप स्टॉक्स के लिए। हमने देखा मैक्स वेंचर्स ने पिछले हफ्ते मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में ढेरों शेयर्स बेचे थे, करीब 1000 रुपीज पर शेयर के भाव पर। तो वहां पर भी लगभग 800 करोड़ की ये डील हुई थी, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी कुछ हिस्सा खरीदारी करी थी। नजर रखिए, मैक्स वेंचर्स बड़े सौदे होते हुए दिख रहे हैं इस काउंटर पर। रेलटेल, जैन साहब, आपकी रामनवमी की जो 9 पिक्स थी उनमें से एक ये भी था। आज हम मैनेजमेंट से भी बात करने वाले हैं 10:35 पर। नतीजे ठीक ठाक आते हुए दिखे सर। 10% आय में बढ़त रही है, कामकाजी तौर पर भी परफॉर्मेंस ठीक ही रही है। आपकी क्या राय है स्टॉक पर? बिल्कुल, क्या बात है, क्या गजब याद रखते हैं। मतलब नवमी के 9 पिक्स, एक तो 9 पिक्स दिए थे और उसमें से एक ये स्टॉक था, वैसे याद रखना बहुत बड़ी बात है। बट आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है सबसे बढ़िया बात है, जहां पे दिए थे वहां से तो बहुत बड़ा रनअप ऑलरेडी आ चुका, बट अभी भी मुझे वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता लगता है। और इस सेगमेंट पे मैं वैसे बुलिश हूं और मुझे लगता है कि रेलवेज को लेकर वैसे भी कोई वो नहीं है और सरकार काफी जेन्युइनली एक्सपेंडिचर करती है, और फिर उसमें भी ये टेलीकॉम और ये सब रिलेटेड बिजनेस है। और मैंने अनिल जी का ये वीडियो सुन के ये शो किया था, शो में भी बोला था, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे फंडामेंटल्स। तो रिजल्ट्स भी ठीक ठाक, और आज मैनेजमेंट को सुनेंगे तो और कन्विक्शन आएगा। दिसंबर वाला रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा था, तो मेरे हिसाब से होल्ड करके रखिए और आराम से इस स्टॉक में जो टारगेट्स है वो करीब 175-180 तक के लेवल्स के लिए होल्ड करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए रेलटेल पर जैन साहब की राय, और आज मैनेजमेंट से भी सुनेंगे, जानेंगे उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं।